हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू यूपीएससी वाला। वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब हम जानेंगे अलेक्जेंडर के इन्वेजन के बारे में, यानी किस तरह अलेक्जेंडर अटैक करता है भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। जब हमारे इंडिया के एक बड़े पार्ट पे हमें मगध वाले रीजन में रूल करते हुए दिखाई देते हैं नंद डायनेस्टी का रूलर धनानंद, उसी समय अटैक होता है किसका? ईरानियों का। और ईरानी के बाद हम देखते हैं यूनानी यानी कि सिकंदर का अटैक होता है। तो बेसिकली ये हमें दिखाई देता है, एक तरह से आप बोल सकते हैं कि आर्यंस को अगर आप माने कि बाहर से आए थे, तो आर्यंस के बाद हमें ये दूसरे लोग दिखाई दे रहे हैं जो कि अटैक करेंगे और अटैक करके भारत के उत्तर पश्चिमी कुछ क्षेत्रों में हमें इनका बसाव दिखाई देगा। तो आज हम यही जानेंगे, ईरानियों और यूनानियों का आक्रमण। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। बाकी हमारे बैचेस की डिटेल्स है तो आप लोग इसे देख लीजिए, जो भी इंटरेस्टेड है इसे ज्वाइन कर लेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमें क्या डिस्कस करना है? चैप्टर बेसिकली ये क्या है? ये चैप्टर बता रहा है आपका ईरानी और मकदूनियाई आक्रमण, यानी किस तरह से ईरानी और यूनानी लोगों ने अटैक किया था। प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था वहां पर हमने क्या डिस्कस करा था, उससे पहले करते हैं एक बार क्विकली रिवाइज। हमारा चल रहा है एंशिएंट हिस्ट्री, या फिर जिसे आप बोलते हैं क्या, प्राचीन भारत का इतिहास। एंशिएंट हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो हमें इसके कौन कौन से चैप्टर्स अब तक पढ़ लिए। सबसे पहला जिसे आप बोलते हैं क्या, स्टोन एज, या फिर इसे कहा जाता है पाषाण काल। नेक्स्ट वन जिसे हम बोलते हैं वैदिक एज, या फिर इसे क्या कहा जाता है, वैदिक काल। थर्ड वन जिसे हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। फिर हमने जाना था सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, सॉरी उल्टा हो गया यहाँ पे, इसको करेक्ट करो। ओके, नेक्स्ट था हमारा क्या, ओके, नेक्स्ट था हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हमने देखा था वैदिक एज। इसको दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा था, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक। फिर हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और वैदिक एज के बाद हमने देखा था कि 600 ईसा पूर्व में 600 बीसी के आसपास हमें महाजनपद दिखाई देते हैं। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने इन्हीं 16 महाजनपदों को स्टडी किया था। आई होप आपको वो सारे महाजनपद याद होंगे। और मैंने ये भी बताया था कि किस तरह से इन्हीं 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद जिसका नाम था मगध महाजनपद, वो एम्पायर में कन्वर्ट होगा। इस मगध महाजनपद पर हमें वन बाय वन 3 डायनेस्टीज रूल करते हुए दिखाई देती है। फर्स्ट वन जिसे आप बोलते हैं हर्यंक डायनेस्टी। हर्यंक डायनेस्टी के रूलर होते हैं बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। फिर हम देखते हैं शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी के हमें रूलर दिखाई देता है शिशुनाग और फिर कालाशोका। फिर नेक्स्ट वन हम देखते हैं नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी का इंपॉर्टेंट रूलर था महापद्मानंद, जिसने एक बहुत बड़ी अपनी सेना खड़ी करी थी, और उसका उत्तराधिकारी होता है धनानंद। तो जब धनानंद रूल कर रहा था ना इस पूरे क्षेत्र में उत्तर पश्चिम भारत को अगर हम छोड़ दें, उसी समय हमें दिखाई देता है कि भारत का उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र था, यहाँ पे कोई बड़े राजा या राजतंत्र बहुत बड़े लेवल पर नहीं दिखाई देता है। यहाँ पे हमें छोटे छोटे रूलर्स दिखाई देते हैं स्कैटर्ड फॉर्म में, यानी छोटे छोटे रूलर अलग अलग जगह पर रूल करते हैं। और जहां पर भी शक्ति नहीं होगी, राजनीतिक एकता नहीं होगी या राजनीतिक शून्यता होगी, वहां पर क्या होगा, अटैक होगा। तो इसी तरह इस वाले रीजन में अटैक होता है। सबसे पहले ईरानी लोग अटैक करते हैं, और ईरानी लोग अटैक करके भारत के क्षेत्र में काफी लंबे समय तक रहते हैं। इवन भारत के इस क्षेत्र को उन्होंने अपने क्षेत्र के एक प्रांत के रूप में, जैसे आज इंडिया में स्टेट्स हैं, इसी तरह अपने एक स्टेट के रूप में भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को शामिल भी कर लिया था। और ईरानी लोगों के माध्यम से ही भारत के बारे में किसको पता लगता है? यूरोप का जो यूनानी वाला रीजन था वहां पर बैठा हुआ था सिकंदर सुनता है भारत के बारे में। और जब भारत के बारे में वन बाय वन इतनी सारी बातें सुनता है, तो सिकंदर जो कि विश्व विजेता जिसे कहा जाता है, जो कि विश्व को जीतने निकला था, वन बाय वन वो इराक ईरान जब जीतते हुए आगे बढ़ता है, तो उसकी भारत के प्रति बहुत एक जिज्ञासा थी। उसने काफी सुना हुआ था ईरानियों से, भारत के बारे में, ईरानी इतिहासकारों से। तो वो पहले ही ठान चुका था कि मैं भारत पे अटैक करूंगा। और इराक ईरान जीतते हुए वो रुका नहीं, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आता है। और यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है आम्भी और पोरस से। पोरस के साथ उसका एक वॉर भी होता है। और उसके बाद से हमें दिखाई देता है कि सिकंदर यहीं पर रुक जाएगा, क्योंकि इसके आगे कौन बैठा होता है? नंद डायनेस्टी का धनानंद, जिसकी सेना से लड़ने के लिए सिकंदर की सेना डिनाई कर देती है, मना कर देती है। तो बस ये एक समरी है, इसी स्टोरी को हम लेकर चलने वाले हैं। ओके, तो आई होप यहां तक सभी के समझ में आ गया हो। तो पहले
पहले तो ये हम स्टोरी कवर करेंगे और इस स्टोरी को कवर करने के बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि ये जो ईरानी इन्वेजन हुआ और फिर यूनानी इन्वेजन हुआ और ये लोग भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में काफी लंबे समय तक रहे थे, तो इनके यहाँ रहने से हमें क्या इम्पैक्ट दिखाई देता है हमारे देश पे, किन किन चीजों का आदान प्रदान हुआ, क्या महत्व था जो ये भारत के इस क्षेत्र में रहे, उसका भारत के लिए क्या महत्व हमें दिखाई देता है, क्या सिग्निफिकेंस दिखाई देता है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे आज के सेशन में। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी और ये रिवीजन ना बहुत जरूरी है। जो टाइमलाइन की अगर आपको क्लैरिटी रहेगी ना, तो आगे आप मतलब बहुत अच्छे से चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे, समझ पाएंगे ये सारी चीजें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमें क्या डिस्कस करना है? ओके, ईरानी और मकदूनियाई आक्रमण, इनके अटैक्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले ईरानी अटैक के बारे में बताता है कि पूर्वोत्तर भारत, जो भारत का पूर्वोत्तर वाला रीजन है, उसके छोटे छोटे रजवाड़ों और गढ़ राज्यों का विलय धीरे धीरे मगध साम्राज्य में हो गया। हमने पूरे 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ा था। इधर आ जाओ, इस मैप पे देख लो, यहाँ पर हमें 16 महाजनपद दिखाई देते हैं और बोल रहे पूर्वोत्तर भारत वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे छोटे छोटे हमें महाजनपद दिखाई दे रहे थे। और हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि किस तरह वन बाय वन मगध में अंग मिलता है, काशी मिलता है, वज्जी मिलता है, अवंती मिलता है और मगध एक एम्पायर में कन्वर्ट हो जाता है। भारत के इतने बड़े क्षेत्र में हमें मगध साम्राज्य दिखाई देता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर राइटर इसी से स्टार्ट करता है कि अगर हम पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो वहां पर जो छोटे छोटे रजवाड़े या महाजनपद थे वो एक दूसरे में मिलते 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 एक एम्पायर में कन्वर्ट हुआ, जिसे हमने मगध साम्राज्य कहा। और लास्ट लेक्चर में हमने मगध एम्पायर के बारे में पढ़कर फिनिश किया था कि यहाँ पे नंद डायनेस्टी अंतिम में रूल कर रही थी। कौन? धनानंद। यहां तक हमने रोक दिया था हमारा चैप्टर। ओके, लेकिन अगर हम बात करें भारत का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट या फिर इसे जिसे बोल रहा है पश्चिमोत्तर भारत, अगर आप इस वाले क्षेत्र की बात करें तो पश्चिमोत्तर भारत की स्थिति ईसा पूर्व 6ठी सदी के पूर्वार्ध के दौरान भिन्न थी। जहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है, यहां पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? यूनिटी दिखाई दे रही है, धीरे धीरे विलय दिखाई दे रहा है। लेकिन नॉर्थ वेस्ट वाला जो रीजन है, यहाँ पे अभी भी हमें स्कैटर्ड फॉर्म दिखाई दे रहा है, या फिर बोल सकते हैं पॉलिटिकल वैक्यूम दिखाई देता है, राजनीतिक शून्यता दिखाई देती है, कोई बहुत बड़ी पावर हमें यहाँ पर नहीं दिखाई देती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। काम्बोज, गांधार, मद्र आदि के राजा आपस में ही लड़ते रहते थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था महाजनपद, 16 महाजनपद में हमने इनके बारे में भी पढ़ा था, काम्बोज, गांधार। तो बोल रहे हैं यहाँ पे जो काम्बोज वाला रीजन है, गांधार वाला जो क्षेत्र है और इधर पंजाब में मद्र वाला क्षेत्र है, तो इसके जो राजा थे ना, ये लोग आपस में ही लड़ते रहते थे और इस तरह से लड़ते थे कि एक दूसरे को अपने में मिला भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन हाँ एक दूसरे की शक्ति को कमजोर जरूर कर पा रहे हैं। तो हमें पता लगता है कि काम्बोज, गांधार, मद्र ये हमें छोटे छोटे राज्य दिखाई देते हैं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, और जो आपस में ही लड़ भिड़ के एक दूसरे की पावर को धीरे धीरे कम कर रहे होते हैं। यह क्षेत्र समृद्ध भी था, लेकिन हिंदू कुश के दर्रों क्षेत्र में बाहर से आसानी से घुसा जा सकता था। अब देखो, भारत का ये वाला जो क्षेत्र था ना, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, काफी समृद्ध था, माना जाता था ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र था। ये वाला जो इंडिया का नहीं बोलेंगे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप, जिसमें पाकिस्तान वाला क्षेत्र भी सम्मिलित था। तो राइटर बताता है कि अगर हम देखें तो यह क्षेत्र ना बहुत समृद्ध था, बहुत उपजाऊ भी था। ओके, हमें ये पता लगता है, लेकिन बोल रहे हैं कि साथ ही साथ यहाँ पर ना आने का एक रास्ता भी था। यहाँ पर आने का रास्ता कैसे था? तो मैंने प्रीवियस हमारे कुछ लेक्चर्स थे, वहां पे माउंटेन रेंजेस के बारे में बताया था और बताया था किस तरह यहाँ पे हमें हिंदू कुश माउंटेन रेंज दिखाई देता है, और माउंटेन रेंजेस के बीच से जो जाने का रास्ता होता है ना, उसको हम पास या फिर दर्रे कहते हैं। तो भारत का ये क्षेत्र समृद्ध, और इस क्षेत्र में पॉलिटिकल वैक्यूम टाइप की सिचुएशन, इस क्षेत्र में जो छोटे छोटे राज्य हैं उसके राजा आपस में ही लड़के एक दूसरे की शक्ति को कमजोर कर रहे हैं, और अब इन सारी स्थितियों के बीच आने का रास्ता भी है, यानी दर्रे भी है। तो अब क्या होगा? आपके घर में बहुत सारा पैसा है और आपके घर में बुजुर्ग लोग रह रहे हैं या ऐसे लोग जो आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, और आपके घर का दरवाजा का लॉक भी कमजोर है, तो क्या होगा? चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपके घर में चोरी कभी भी हो सकती है। बस यही सिचुएशन बनी हुई थी इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। आने के लिए पास था, अंदर कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल पावर नहीं था, और आने का कारण क्या था? ये बहुत समृद्ध क्षेत्र था, जो भी इसको कैप्चर करता उसके
एक तरह से बोल सकते हैं फाइनेंशियल या बाकी स्टेजेस में काफी वृद्धि हमें दिखाई देती। तो बस ये एक भूमिका बांध दी, पूरी सिचुएशन बता दिया, अटैक से पहले इंडिया की क्या स्थिति है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, अटैक से पहले यानी 600 बीसी की बात करता है। अब बढ़ जाते हैं आगे, नेक्स्ट यहाँ पर राइटर क्या बोलता है। ओके, तो अगला बोल रहा है यहाँ पे कि जिस समय मगध के राजा अपना साम्राज्य बना रहे थे, बढ़ा रहे थे, तभी ईरान में हकमनी शासक भी अपना विस्तार कर रहे थे। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस करा था कि जहां एक और ये जो भारत का मगध वाला क्षेत्र था, ये मगध के राजा वन बाय वन, जैसे कि हर्यंक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी, ये धीरे धीरे अपना एम्पायर बढ़ा रहे थे। इसी के पैरेलल हमें दिखाई देता है ये जो ईरान वाला रीजन था ना, यहाँ पर भी हमें हकमनी एम्पायर दिखाई देता है। और वो जो हकमनी एम्पायर था वो भी धीरे धीरे हकमनी शासक अपने एम्पायर को एक्सपांड कर रहे थे, अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहे थे। भारत की पश्चिमी सीमा पर व्याप्त राजनीतिक फूट ने ईरानी शासकों को फायदा उठाने के लिए मजबूर कर दिया। एक तरफ तो यहां पर जो ईरानी शासक है, हकमनी जो शासक है, वो अपना एम्पायर एक्सपांड कर रहे हैं, अपने क्षेत्र को बढ़ा रहे हैं, आसपास के क्षेत्रों के अटैक करके उनको अपने में मर्ज कर रहे हैं। और उसी समय भारत का ये वाला क्षेत्र जहां पर पॉलिटिकल वैक्यूम वाली सिचुएशन थी, तो अब ये इनको क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा कि भाई तुम आओ, मुझ पे अटैक करो, मुझे भी कैप्चर कर लो। और इसका इन्होंने फायदा उठाया। डेरियस जो कि ईरानी शासक था, 516 बीसी में, 516 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत में घुस गया और उसने पंजाब, सिंधु नदी के पश्चिम के जितने भी इलाके थे, सिंध को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। ओके, तो ये वाला जितना भी रीजन था ना, सिंधु नदी, पंजाब, सिंध वाला क्षेत्र, इसको उसने जीता और जीतकर अपने किंगडम में मिला लिया। यानी ये जो पूरा का पूरा ईरानी साम्राज्य था, इसका अब भारत का ये वाला क्षेत्र भी हिस्सा हो गया और ईरानी एम्पायर कितना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया। ओके, सभी के समझ में आ गया है। और ये शुरुआत किसने की, डेरियस ने अटैक करके किया। यह क्षेत्र फारस, जिसे ईरान बोल रहा है, का 20वां प्रांत या क्षत्रप बना। जैसे आज आप अपने देश में क्या बोलते हैं, बोलते हैं हमारे देश में इतने राज्य हैं, हमारे देश में इतने स्टेट्स हैं, है ना। वैसे ही ये जो ईरानी क्षेत्र था, जहां पर हकमनी हमें शासक दिखाई देते हैं, ये अपने पूरे के पूरे एम्पायर को छोटे छोटे किस में बांट रहे थे, क्षत्रप में बांटते थे। उसको क्या कहा जाता था, प्रांत या फिर क्षत्रपी कहा जाता था। और जब इन्होंने भारत के इस वाले क्षेत्र को ऑक्यूपाई किया, तो इसे भी क्या बना दिया, अपना 20वां प्रांत बना दिया या फिर क्षत्रपी बना दिया। ठीक है, तो इसके पहले 19 इनके पास प्रांत थे और भारत के इस वाले क्षेत्र को या भारतीय उपमहाद्वीप के इस क्षेत्र को इन्होंने एज अ 20th प्रांत सम्मिलित कर दिया। ओके, आई होप यहां तक सभी के समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यह साम्राज्य का सबसे अधिक आबाद और उपजाऊ हिस्सा था। साम्राज्य मतलब किसके साम्राज्य का, जो हकमनी एम्पायर है या जो ईरानियन एम्पायर है, उनका जितना भी ये क्षेत्र था ना, उसमें से सबसे ज्यादा फर्टाइल, सबसे ज्यादा उपजाऊ और अधिकतम आबादी वाला क्षेत्र कौन सा था, यही था। अब देखो, जो भी क्षेत्र उपजाऊ होता है ना, जिस भी क्षेत्र की फर्टिलिटी ज्यादा होती है, ऑटोमेटिक वहां पर हमें क्या दिखाई देता है, पॉपुलेशन डेंसिटी हाई दिखाई देगी। फॉर एग्जांपल, भारत की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश को देख लो, बिहार को देख लो, महाराष्ट्र को देख लो, ये सभी कुछ ऐसे क्षेत्र है ना जो बहुत फर्टाइल है, यूपी, बिहार। और उपजाऊ होने के कारण एग्रीकल्चर अच्छा होता है, एग्रीकल्चर अच्छे होने के कारण यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत हाई होती है। ठीक है, ऐसे क्षेत्रों में हमें जनरली दिखाई देता है कि जनसंख्या काफी अधिक होती है। तो यहाँ पर राइटर यही बोलता है कि ये जो ईरानियन एम्पायर था, इसका 20वां प्रांत, जो भारतीय उपमहाद्वीप वाला उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र था, ये वाला जो क्षेत्र है ना, वो इसका सबसे अधिक उपजाऊ और सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र था। और इतना उपजाऊ था कि यहाँ से 300 टैलेंट सोना राजस्व के रूप में आता था। 300 टैलेंट सोने जितना यहाँ से ये लोग रेवेन्यू कलेक्ट कर ले रहे हैं। अब इतना सारा अगर पैसा या रेवेन्यू इन्हें मिल रहा है, तो इसका मतलब सोचो ये इनके एम्पायर को कितना स्ट्रॉन्ग करेगा, है ना। इतना ज्यादा यहाँ से रेवेन्यू मिलेगा तो ये और ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे ना, इकोनॉमिकली पावरफुल, यानी कि स्ट्रेटेजिकली, मिलिट्री, हर तरीके से ये अपने आप अपनी पावर को बढ़ा लेंगे, मजबूत कर लेंगे। ठीक है, जो कुल राजस्व का 1/3 था, यानी टोटल जो ईरानियन एम्पायर का रेवेन्यू था, उस टोटल रेवेन्यू का अकेले 1/3 रेवेन्यू यानी 100 है, तो सोचो 33, यानी कि 1/3 जो राजस्व था वो केवल भारत के
जो इनका 20वां प्रांत था भारत का, ये वाला जो क्षेत्र था ना उत्तर पश्चिम, इससे मिल रहा था। तो जब यहाँ इस क्षेत्र को ईरानियों ने अपने में मिला लिया था, तो भारत में स्थिति क्या थी? जो भारत में मगध एम्पायर था उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो अपने एक्सपांशन में लगे थे, वो उत्तर पश्चिम की ओर ना तो बढ़ना चाह रहे थे, ना ही उन्हें इंटरेस्ट था। और जो यहाँ के छोटे छोटे राजा महाराजा वाले क्षेत्र थे वो आपस में ही लड़ झगड़ रहे थे, उसी का तो फायदा उठा के इन्होंने अटैक करके इसको अपने में मिला लिया। तो जब यहाँ पर ईरानी थे 516 के आसपास, तो हमें यहाँ पर 16 महाजनपद के कुछ क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे मगध जो है वो एक एम्पायर में कन्वर्ट होने का प्रोसेस कर रहा है। आप समझ पाए? तो इधर ईरानी, इधर महाजनपद, और मगध धीरे धीरे एक्सपांड कर रहा है अपने आप को। ठीक है, उस समय हर्यंक डायनेस्टी रूल कर रही होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। यहां से भारतीय प्रजा को ईरानी फौज में भी भर्ती किया जाने लगा तथा डेरियस के उत्तराधिकारी जिसका नाम था जर्सिस ने यूनानियों के खिलाफ लंबी लड़ाई में भारतीयों को अपनी फौज में शामिल किया। अब देखो यहीं से कल्चरल जो लेन देन है, सांस्कृतिक आदान प्रदान, वो चालू हो जाएगा। कैसे चालू हो रहा है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हो क्या रहा है, अब जब इस क्षेत्र को कैप्चर किया, इंडियन सबकॉन्टिनेंट का ये वाला रीजन, तो यहाँ पे कौन रह रहे थे? भारतीय मूल के ही लोग थे, है ना। तो वो जो लोग यहाँ पर रह रहे थे, जब इन्होंने उसको अपना प्रांत बना लिया, अपना राज्य बना लिया, ओके, तो ऐसा तो नहीं कि वो राज्य खाली कर देंगे कि जितने भारतीय वो यहां से निकले, जो लोग वहां पर थे ऑलरेडी थे। और जब ये क्षेत्र इनके कंट्रोल में आया तो यहाँ के लोग भी अब इन्हीं के एम्पायर का हिस्सा बन गए, और अब यहाँ के लोगों को भी ये अपनी फौज में शामिल करेंगे। अब भारतीय लोग ईरानी फौज में शामिल हो रहे हैं, और ईरानी जो है उसका यूज किस में कर रहे हैं? तो आपको पता है कि ये जो ईरानी है ना, वो यूनानियों से लंबी लड़ाई लड़े थे। यूनानी कहां पर? यूरोप का ये वाला जो क्षेत्र है ना, जहां पर कौन बैठा हुआ है? सिकंदर आगे हमें दिखाई देगा। पहले सिकंदर के जो पूर्वज थे, उनके पिता वगैरह, वो हमें दिखाई देते हैं। तो इधर यूनानी, इधर ईरानी, इन दोनों के बीच में काफी लंबा संघर्ष चल रहा था। ठीक है, एक तरह से वर्चस्व की लड़ाई थी, सर्वोच्चता की लड़ाई थी कि कौन ज्यादा सुप्रीम है। तो सुप्रीमेसी के लिए ये लोग आपस में लड़ रहे थे। और हमें पता लगता है कि इसी समय जब ईरानी और ये यूनानी दोनों आपस में लड़ रहे थे, तो ईरानियों ने भारत के ये जो क्षेत्र था ना, यहाँ के जो लोग थे, भारतीय थे, उनको भी अपनी सेना में सम्मिलित कर लिया। ओके, और उन्हें ना केवल अपनी सेना में सम्मिलित कर लिया, बल्कि उसका प्रयोग करा। किसके खिलाफ प्रयोग करा? यूनानियों के खिलाफ लड़ाई में। समझ में आ रहा है? तो यानी कि अब भारतीय जो है वो ईरानी सेना के रूप में सम्मिलित होकर यूनानियों से लड़ रहे हैं। तो सोचो कितना ज्यादा सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा ईरानियों की सेना में भारतीय, और फिर वो जा रहे हैं यूनानी सेना से लड़ने। तो एक दूसरे के विचार, आचार, संस्कृति सब कुछ वो अडॉप्ट करेंगे। नई नई चीजें हमें इंडियन सोसाइटी में आती हुई दिखाई देंगी, और काफी सारी चीजें भारतीय समाज से ईरानी क्षेत्र में और यूनानी क्षेत्र में सम्मिलित होगा। बहुत सारी बातें एक दूसरे की इधर उधर जाएंगी, एक दूसरे की स्टोरीज बताएंगे, एक दूसरे के क्षेत्र के बारे में बताएंगे। ये सब यहां से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है संपर्क के परिणाम। ये जो संपर्क स्थापित हुआ किसके बीच में? ईरानियों, और दूसरा किसके बीच में? ये जो संपर्क स्थापित हुआ किसके बीच में? ईरानियों के बीच में, और भारत का उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र था, उन दोनों के बीच में ये जो संपर्क हमें स्थापित होते हुए दिखाई देता है, इस संपर्क का क्या परिणाम निकलता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसका परिणाम क्या होता है? भारत और ईरान का यह संपर्क करीब 200 सालों तक बना रहा। बोल रहे कि लगभग 200 साल तक। जो डेरियस ने अटैक करके इसको अपना 20th प्रोविंस बनाया था, भारत का उत्तर पश्चिम क्षेत्र, ये जो है लगभग 200 साल तक हमें दिखाई देता है। इससे भारत और ईरान के बीच व्यापार को बढ़ावा मिला, और सांस्कृतिक परिणाम भी महत्वपूर्ण हुए। अब देखो ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये भारत का ये वाला क्षेत्र, ये ईरान का ही हिस्सा हो गया। ठीक है, 20वां प्रांत बना लिया इन लोगों ने अपना। तो अब क्या हो गया, यहाँ इस क्षेत्र के सम्मिलित होने के बाद से इन दोनों के बीच में आदान प्रदान होगा। किसका? कल्चर का। इकोनॉमिकली भी एक दूसरे से ट्रेड बढ़कर करेंगे। ठीक है, तो जब आज हम बात करते हैं फॉरेन पॉलिसी की, तो उसमें क्या बोला जाता है? भारत और ईरान का संबंध आज नहीं बल्कि आज से वर्षों पुराना है ना। वर्षों पुराना मतलब कितने हजार वर्ष पुराना है। अगर मानो ये 2023 चल रहा है, तो 2023 साल तो सीधे सीधे ये हो गए। इसके भी और आप 500 साल पहले चले जाओ, यानी लगभग 2500 साल पहले भी हमें ये स्थिति बनते हुए दिखाई दे रही है। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान देखो, अभी लेटेस्ट G20 समिट हुआ है, सबने सुना होगा। उसमें
में, और G20 समिट में जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है उसको काउंटर करने के लिए हमें दिखाई दे रहा है इंडिया और जो मिडिल ईस्ट है और यूरोप है, इन तीनों ने मिलकर अपना एक इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो बनाने का ठाना है। ठीक है, अब ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर अब बन रहा है, एक्चुअली अगर आप देखो तो एंशिएंट टाइम पीरियड में भी इस वाले रीजन से ट्रेड हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये भारत है और ये रहा आपका ईरानी क्षेत्र, और आगे उधर यूनानी यूरोप में पहुंच जा रहे हैं, उनसे भी आगे कनेक्ट करेंगे। तो बस ये बोल रहा है कि इनके बीच जब संपर्क स्थापित हुआ, लगभग 200 साल तक ये संपर्क चला, और इस संपर्क का परिणाम क्या निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि भाई इनके द्वारा एक सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ, कल्चरल जो हमें दिखाई दे रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, लेन देन हो रहा है, प्लस आर्थिक आदान प्रदान भी हो रहा है, मतलब यहाँ से बहुत अच्छा ट्रेड फ्लोरिस्ड होते हुए दिखाई देता है। नेक्स्ट, सिंधु के लिए हिंदू नाम का आरंभ इसी समय ईरानियों ने किया, हालांकि इसका धर्म से कोई संबंध नहीं था। सिंधु के लिए ये जो टर्म निकलता है ना, देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन में बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, अब सिंधु के लिए जो टर्म निकलता है ना हिंदू, हिंदू जो बेसिकली प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस होता है, कई बार किसी जगह पे स के लिए ह वर्ड यूज किया जाता था, तो इन्होंने सिंधु की जगह हिंदू यूज किया, और वो जो हिंदू वाला टर्म जो हमें आज दिखाई देता है ना, हिंदुस्तान या हिंदू, वो जो कंसेप्ट है वो यहीं से आया दिखाई देता है, लेकिन वो हिंदू का मतलब कोई रिलीजियस मीनिंग नहीं था। प्रेजेंट डे अगर हम बात करें हिंदू रिलीजन जिसे हम बोलते हैं, बेसिकली वो सनातन धर्म के नाम से जाना जाता है, ठीक है, लेकिन हिंदू धर्म भी बोला जाता है। तो यहाँ से बोल रहे हैं कि जो हिंदू नाम इंट्रोड्यूस्ड हुआ था ना, वो यहीं से इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, क्योंकि जब ईरानी थे वो इसके लिए, इस क्षेत्र के लिए सिंधु की जगह हिंदू यूज कर रहे थे, स की जगह ह प्रोनाउंसिएशन में यूज कर रहे थे वर्ड, और वहां से ये टर्म इंट्रोड्यूस्ड होता है, लेकिन इसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अब आदान प्रदान क्या हो रहा है वो सब हम जानेंगे। पहले तो इसने बोल दिया सांस्कृतिक आदान प्रदान हो रहा है, आर्थिक आदान प्रदान हो रहा है, 200 साल तक इनके बीच में संबंध रहा। ठीक है, ईरानी लिपिकर कातिब भारत में लेखन का एक खास रूप ले आए, ठीक है, जो कि आगे खरोष्ठी के नाम से मशहूर है। अब जो ईरानी लिपिकार थे जो हमें यहाँ पर दिखाई देते, क्योंकि ये इन्हीं का प्रांत बन गया ना, ये भारत में एक नई लिपि लेकर आए, और भारत में यही लिपि डेवलप होके एक नए रूप में दिखाई देती है, जिसे हम बोलते हैं खरोष्ठी लिपि। अब आप बोलोगे जी खरोष्ठी स्क्रिप्ट, पहले तो स्क्रिप्ट समझ लो। जैसे यहाँ पर ये जो लिखा हुआ ये क्या है, देवनागरी स्क्रिप्ट है, ठीक है। इसी तरह लेखन की जो कला थी एक और, उसको बोला जाता था खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि का नाम जो है आप बाद में बहुत अच्छे से सुनेंगे, कब, जब मैं आपको इसके बाद रूल करने वाले मौर्यंस के बारे में बताऊंगी, और बताऊंगी किस तरह मौर्यंस ने इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे सबसे बड़ा एम्पायर क्रिएट किया था। और इन्हीं मौर्यन का जो तीसरा फेमस रूलर था चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक, तो अशोका ने एक चीज, एक नया आर्किटेक्चर चलाया था जिसे हम बोलते हैं क्या, पिलर इंस्क्रिप्शन। ओके, हमें दिखाई देता है कि उसके द्वारा जो पिलर इंस्क्रिप्शन जगह जगह पे भारत में लगवाए गए, जिसे स्तंभ लेख भी कहा जाता है, जिसमें बड़े बड़े जो शिलाएं थे पत्थर की, उस पे वो गुदवा के इस तरह से कुछ लिखवाया करता था। ठीक है, और वो जो पिलर इंस्क्रिप्शन थे ना भारत के इस वाले क्षेत्र के, उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र के, यहाँ पर जितने भी पिलर इंस्क्रिप्शन हमें दिखाई देते हैं अशोक के, उनमें जो लिखा गया था वो कौन से स्क्रिप्ट में, खरोष्ठी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ दिखाई देता है। तो बस राइटर यहाँ पर यही बोलता है कि क्या इनकी देन थी। तो जो ईरानी भारत के इस क्षेत्र को मिला लेते हैं, तो यहाँ पर ईरानी लिपिकर एक नई स्क्रिप्ट, एक नई लिपि बनाते हैं, डेवलप करते हैं। वही लिपि आगे हमें खरोष्ठी के रूप में दिखाई देती है अपने डेवलप स्टेज में। जब अशोका इस को अपने किंगडम में मिला लेगा, तो यहाँ पर जो डेवलप लिपि होती है वो कौन सी होती है, खरोष्ठी। और अशोक चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसकी बात पहुंचे, तो उसने यही की डेवलप लिपि में ही अपने पिलर इंस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखवाए। यानी यहाँ पर जितने भी पिलर इंस्क्रिप्शन थे वो कौन से में थे, खरोष्ठी लिपि में हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, जिसे अरबी की तरह दाई से बाई ओर लिखा जाता था। अशोक के कुछ अभिलेख भी इस लिपि में दिखाई देते हैं। मौर्य वास्तुकला पर भी ईरानी प्रभाव विशिष्ट रूप से दिखाई देता है। देखो अभी क्या होता है ना, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मौर्यंस के टाइम पीरियड में हमें ज्यादा इनका इंपैक्ट क्यों दिखाई देता है, क्योंकि मौर्यंस के पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था वो क्या थे, नंद डायनेस्टी तक थे, और वो इसी क्षेत्र में थी, वो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र तक पहुंचते ही नहीं है। लेकिन जब ये रूल करते हैं ना चंद्रगुप्त मौर्य, तो उसने अटैक करके उत्तर पश्चिम क्षेत्र को अपने में मिला लिया। फिर हम देखते हैं अशोका का और एक्सपांशन होता है। तो इन लोगों ने क्योंकि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को मिलाया, तो इस वजह से
से जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जहां पर ईरानी ने कभी रूल किया था, ईरानियों का इम्पैक्ट वहां पर दिखाई दिया लिपि में, या फिर ईरानियों का इम्पैक्ट दिखाई देता है वास्तुकला आर्किटेक्चर में। तो जब मौर्यंस जो है वो उस क्षेत्र को मिलाएंगे तो वहां की स्क्रिप्ट, वहां का आर्किटेक्चर का इम्पैक्ट इंडियन स्क्रिप्ट, इंडियन आर्किटेक्चर पर भी दिखाई देगा। तो ये यही बोल रहा है कि इनसे हमें क्या मिला, ईरानियों से मिलता है हमें मॉडर्न एम्पायर में स्क्रिप्ट, ईरानियों से मिलता है हमें मॉडर्न एम्पायर में वास्तुकला का एक नया रूप, ओके, जिसका हमें बहुत इंपैक्ट दिखाई देता है। ठीक है, अशोक कालीन स्मारक विशेषकर घंटा के आकार के गुंबद कुछ हद तक ईरानी प्रतिरूपों पर आधारित थे। तो जो ईरानी आर्किटेक्चर थे ना, वो पूरा का पूरा तो नहीं, लेकिन उसका इम्पैक्ट दिखाई दिया। वहां पे गुंबद नुमा हमें आकृति दिखाई देती है, वही गुंबद नुमा आकृति हमें जो अशोका के पिलर्स थे उन पर भी दिखाई देता है। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि काफी कुछ उनका प्रभाव हमें मॉरियंस के टाइम पीरियड में दिखाई देता है। उसका रीजन क्या था, क्योंकि मॉरियंस उस क्षेत्र तक पहुंचने की वजह से आदान प्रदान जो हुआ था वो और तेजी से इंडिया में एंटर कर जाएगा। क्लियर हो गया, सभी की समझ में आ रहा है, कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ये बहुत जरूरी है। इस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो मेंस के एग्जाम में पूछ लेता है कि बताइए जो ईरानी है या फिर यूनानी और ईरानियों का भारतीय संस्कृति पे किस तरह से प्रभाव पड़ा, या भारतीय संस्कृति आर्थिक रूप से भारतीय समाज को किस तरह से इसने प्रभावित किया, सांस्कृतिक आर्थिक सामाजिक रूप से। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये रूल कर रहे हैं उस क्षेत्र में, तो वहां पर प्रभाव दिखाएंगे और बाद में उसी क्षेत्र को कैप्चर कर लेंगे मॉरियंस, तो वहां का प्रभाव इंडियन पूरी सोसाइटी, इकोनॉमी, आर्किटेक्चर सब पर हमें रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देता है। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। और क्या इंपैक्ट पड़ा, अशोक के राज्यादेशों की प्रस्तावना और उनमें प्रयुक्त शब्दों में भी ईरानी प्रभाव दिखाई देता है। एक एग्जाम्पल दे रहा छोटा सा कि ईरानी शब्द दिपि के लिए अशोककालीन लेखकों ने लिपि शब्द का प्रयोग किया है। बोल रहे हैं कि कई सारे ऐसे हमें वर्ड्स भी दिखाई देते हैं जो कि अशोक के राजादेश, देखो अशोक का बहुत बड़ा एम्पायर था जो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अशोक ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे इतना बड़ा एम्पायर बनाया जो वापस हमें बनते हुए दिखाई ही नहीं देगा। ठीक है, तो इतना बड़ा एम्पायर जो अशोक ने बनाया था, अब आज की तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है ना, इंटरनेट वाला सिस्टम नहीं है, आज की तरह रेलवे नहीं है, आज की तरह गाड़ियां नहीं है, फ्लाइट नहीं, कुछ भी नहीं है। तो भाई यहाँ पे बैठा हुआ है अशोक पाटलिपुत्र में और इतने बड़े किंगडम पर रूल कर रहा है, तो अपनी बात वहां के लोगों तक पहुंचाना, अगर ये जाते बीते कहीं तो घोड़े से जा रहे हैं, काफी लंबा समय लगता था, तो ये वहां के लोगों से, दूर दराज के लोगों तक अपनी बात पहुंचाना, उनसे अपना कनेक्शन कैसे स्टैब्लिश करता था। तो अशोक ने डिसाइड किया कि मैं पिलर इंस्क्रिप्शन लगवाऊंगा, यानी कि पत्थरों पर अपने राज्य के आदेश, राजा का जो आदेश है उसको पत्थरों पे गुदवा के जहां जहां मेरी टेरिटरी है वहां वहां तक पहुंचवाऊंगा और वहां पर लगवाऊंगा ताकि लोग इसे पढ़ सके। तो यहां पर यही बोल रहा है कि अशोक के जो आदेश थे, राज्यादेश जिसे बोल रहे हैं हम, उसकी प्रस्तावना बेसिकली होती है जिसे हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन, प्रियम्बल। तो जो उसकी शुरुआत होती थी ना, जिसमें उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता था, उस पर बहुत सारे ऐसे शब्द प्रयुक्त हुए हैं जो हमें कहीं ना कहीं ईरानी शब्दों का ही एक नया रूप दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल, ईरानी एक शब्द है दिपि, उसका जो मीनिंग है वही हमें भारत में लिपि का दिखाई दे रहा है। ओके, तो बोल रहे कई सारे ऐसे टर्म्स जो हैं, वर्ड्स जो है, हमें ईरानी शब्द से भारतीय शब्दों में मिलते हुए दिखाई देते हैं। ओके, यही तो है ना, क्या एक्सचेंज हो रहा है, कल्चरल। ओके, यूनानियों को भारत की अपार संपत्ति की, अब ये बोल रहे हैं और क्या इंपैक्ट पड़ा, तो एक तो हो रहा है सामाजिक आदान प्रदान, सांस्कृतिक आदान प्रदान, आर्थिक आदान प्रदान, आप देख रहे हो है ना, एक दूसरे के बीच में कि ट्रेड फ्लोरिश हो रहा है, व्यापार हो रहा है। फिर हम बोल रहे हैं कि लिपि पे प्रभाव दिखाई दे रहा है, वास्तुकला पे प्रभाव दिखाई दे रहा है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। अब बोल रहे इतना ही नहीं, जब ईरानियों ने रूल किया ना भारत के इस क्षेत्र में, तो ईरानी एम्पायर इतना बड़ा है, हकमनी एम्पायर, और उधर कौन है, यूनानी है, यूनानी और ईरानी के बीच में आपस में वॉर हो रहा है। तो ईरानी हिस्टोरियंस इंडिया के बारे में बहुत कुछ बताएंगे क्योंकि ये भारत के इस क्षेत्र पर रूल कर रहे हैं, इन्हें अब इस क्षेत्र पर रूल करने की वजह से ये इंडियंस के कांटेक्ट में आ गए। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि इतना ही नहीं, यूनानियों को भारत की अपार संपत्ति की जो जानकारी थी ना, वो इन्हीं ईरानियों के जरिए मिली और इसी वजह से वो भारत की तरफ अट्रैक्ट हुए, क्योंकि जैसे ही आपको पता है कि ये उत्तर पश्चिम वाला हिस्सा ईरानियों के 20वें प्रांत के रूप में सम्मिलित हुआ, तो टोटल रेवेन्यू का 1/3 रेवेन्यू अकेले इसी क्षेत्र से मिलने लग गया। अब आप इमेजिन करो
तो ये बता रहे हैं कि भारत कितना समृद्ध है, कितना पावरफुल है, और वहाँ की अलग अलग डाइवर्सिटी के बारे में बता रहे हैं। अब इसके बारे में जब यूनानी रूलर जिसका नाम था सिकंदर यूरोप में, वो सुनता है तो उसकी बहुत जिज्ञासा बढ़ती है भारत के लिए। ओके, तो कहीं ना कहीं सिकंदर ने जो भारत में अटैक किया या उसका जो इंटरेस्ट डेवलप हुआ, उसमें ईरानियों का रोल था। ईरानी हिस्टोरियंस ने काफी कुछ भारत के बारे में ऐसी चीजें बताई थी जो डेफिनेटली किसी को भी अट्रैक्ट कर सकता था। ओके, तो ये था योगदान, किसका योगदान? ईरानियों का भारत में, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में रूल करने से हमें क्या क्या चीजें दिखाई दी। ठीक है, तो एक छोटा सा था, आपने देख लिया, समझ में आ गया। अब 200 साल के बाद वापस बदलेगी चीज कैसे बदलेगी? तो यहां पर सिकंदर बैठा हुआ था, यहां पर इस छोटे से क्षेत्र जहां पर हम सिकंदर, जिसे आप अलेक्जेंडर कहते हैं, उसको केवल इनहेरिटेड, मतलब जो उसके पैतृक रूप से मिलती है, वो ये छोटा सा क्षेत्र मिला। लेकिन हमें पता है सिकंदर की स्टोरी, हालांकि सिकंदर के बारे में पर्सनली हमें नहीं पढ़ना है। जो हमारे पहले सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स होते थे पुराने समय में, उस समय क्योंकि जो हिस्टोरियंस थे, ज़्यादातर जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, उनकी बुक्स हमें ज़्यादा दिखाई देती, और ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने फॉरेन इन्वेडर्स की बहुत बात की थी। लेकिन जो अब हमें इंडियन हिस्टोरियंस दिखाई देते हैं, वहाँ पर हमें दिखता है कि चीज़ों को बैलेंस कर दिया गया है। तो अब सिकंदर के बारे में बहुत डिटेल से नहीं पढ़ना है, बहुत डिटेल में स्टोरी नहीं जानी है, इतना ही जाना है जो बुक बोलता है। बुक में इतना बताया गया है कि ये वाला जो क्षेत्र था सिकंदर को मिलता है उसके पैतृक संपत्ति के रूप में, कि केवल ये क्षेत्र। लेकिन सिकंदर खुद कितना पावरफुल था, जिसे हम अलेक्जेंडर कह रहे हैं। ये देखिए, इसने 1 बाय 1 अटैक किया। तो पहला जो इसका एक टारगेट था, वो टारगेट क्या था कि इराक ईरान वाला ये जो क्षेत्र है वो जीतते जाना है। और दूसरा, इराक ईरान जीत जाएगा तो ईरान का जितना भी क्षेत्र था, जो भी क्षेत्र था ईरानी एम्पायर में, वो सब इसी का हो जाएगा। प्लस ईरानियों से इसने सुना था भारत के बारे में। और सिकंदर थोड़ा सा ना भौगोलिक रूप से भी काफी जिज्ञासु था। हमें पता लगता है कि जो सिकंदर है ना, उसका बहुत इंटरेस्ट था, प्रकृति प्रेमी था वो, और उसने सुना था भारत से लगता हुआ समुद्र। ओके, तो वो देखना चाहता था समुद्र की कैसा होता है, वो जानना चाहता था। तो ये सारी चीजें थी जिसकी वजह से इराक ईरान को जीतते हुए सिकंदर रुकता नहीं है, आगे बढ़ जाता है, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को भी कॉन्कर कर लेता है, जीत लेता है। ठीक है, तो अब हम इसकी स्टोरी डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली पहले तो इनके बीच का वॉर था, ये इसको हराएगा, इसको कॉन्कर करेगा, फिर रुकता नहीं है, फिर ये यहां तक पहुंच जाता है, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र तक। आई होप यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा। अब फटाफट किताबी भाषा में पढ़ लेते हैं। सिकंदर का आक्रमण ईसा पूर्व 4वीं सदी में विश्व पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए, यानी 4th सेंचुरी BC में हमें दिखाई देता है कि पूरा विश्व विजेता बनने के लिए सिकंदर ने यूनानियों और विश्व विजेता बनने के लिए हमें पता लगता है यूनानियों और ईरानियों के बीच में संघर्ष चालू होता है, यानी इन दोनों के बीच में सुप्रीमेसी के लिए वॉर होता है। आपने कुछ हॉलीवुड मूवीज भी देखी होंगी कि किस तरह ये लोग बहुत लंबे समय तक, सैकड़ों वर्षों तक आपस में युद्ध कर रहे थे, वॉर लड़ रहे थे 1 बाय 1, जैसे जैसे नया रूलर आता था कि कौन ज्यादा सुप्रीम है, इधर ईरानी वाले या इधर यूनानी वाले। ओके, तो भाई कोई ना कोई लास्ट में जीतता ही, हमें यहाँ पर यही पता लगता है। मकदूनियाई सिकंदर के नेतृत्व में यूनानियों ने आखिरकार ईरानी साम्राज्य को नष्ट कर दिया। तो काफी लंबा संघर्ष चला आ रहा था ईरानी और यूनानियों के बीच में। फाइनली मकदूनिया का जो शासक हमें सिकंदर दिखाई देता है, इसने ईरानियों को पराजित कर दिया और इसको पराजित करके इस क्षेत्र पर कॉन्कर कर लिया, अपने में से मिला लिया। सिकंदर ने ना केवल एशिया माइनर, तुर्की वाले रीजन के लिए बोल रहा है, और इराक को, बल्कि ये आगे बढ़ जाता है, ईरान को भी जीत लिया और यहां से वो भारत के लिए बढ़ गया। तो बोल रहा है कि देखिए कैसे कैसे ये तुर्की से होते हुए पहले तुर्की वाले रीजन को जीता, जिसे एशिया माइनर कहा जा रहा है, फिर बोल रहा है कि इराक को जीत रहा है, फिर ईरान को जीत रहा है, और फिर रुकता नहीं है, फिर ये आगे बढ़ जाता है, कहां चला जाता है, भारत की ओर चला जाता है। अब हमें ये वाली स्टोरी तो पढ़नी नहीं है, हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में इसको नहीं जानेंगे। एंशिएंट में अपने काम का पढ़ते हैं कि ये भारत में जब अटैक करता है उसका क्या परिणाम हमें दिखाई देता है। तो इतिहास के पिता कहे जाने वाले हेरोडोटस, जिसे बोला जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री, और अन्य यूनानी लेखकों ने भारत का वर्णन अपार संपत्ति वाले देश के रूप में किया था। तो आपको पता है कि ये वाला जो क्षेत्र था भारत का, इस वाला रीजन, यहाँ पे छोटे छोटे रूलर्स हमें बाद में दिखाई देते हैं, बाकी ईरानियों ने इसको कॉन्कर किया ही हुआ था। ठीक है, और ईरानी के संपर्क में कौन थे? यूनानी भी थे, क्योंकि उनके बीच में वॉर चल रहा था। तो ईरानी हिस्टोरियन से काफी कुछ पता लग रहा था यूनानियों को, और यूनानी हिस्टोरियंस जो है उन्होंने भारत के बारे में ना ऐसी चीजें एक्सप्लेन की थी
जिसे सुन के सिकंदर बिल्कुल लालायित हो जाता है, भारत की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, सिकंदर ने एक और चीज बोल रहा है कि सिकंदर के अंदर खुद भी भौगोलिक अन्वेषण और प्रकृति विज्ञान के प्रति तीव्र ललक थी। मतलब उसको खुद से, एक होता है ना कि आपकी किस में दिलचस्पी है, ठीक है, जैसे कुछ लोगों की दिलचस्पी होती है बात करने में, किसी का सोने में, किसी का टाइम पास करने में, और कुछ लोग होते हैं प्रकृति प्रेमी, कुछ लोग होते हैं सामाजिक भलाई करने में। तो ये नेचुरल है, वो गॉड गिफ्टेड रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि सिकंदर की खुद की तीव्र ललक थी किसमें, भौगोलिक रूप में। वो प्रकृति प्रेमी था और वो बहुत ना जानना चाहता था, कुछ नया उसे पता लगता था। तो और उसने सुना हुआ था कि भारत की पूर्वी सीमा पर कैस्पियन सागर फैला हुआ है। हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन उसको पता था, उसने ऐसा सुना था कि जो कैस्पियन सी है वो इंडिया के ईस्टर्न बाउंड्री से लगता हुआ है। ठीक है, ईस्टर्न उधर आ जाएगा, तो भारत का जो पूर्वी सीमा है वहां पर उसे ऐसा समझ में आया कि कैस्पियन सी लगता हुआ, और उसके अंदर बहुत जिज्ञासा थी उसको देखने की, उसके पास पहुंचने की। ठीक है, साथ ही पश्चिमोत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति भी कुछ ऐसी थी कि सिकंदर ने पाया कि इन रजवाड़ों को हम एक एक करके वन बाय वन क्या कर सकते हैं, इजीली हरा सकते हैं। इन इलाकों के शासकों में दो सुविख्यात शासक हमें दिखाई देते। पहला तक्षशिला का राजा आम्भी, और दूसरा जिसका नाम था पोरस, जिसका झेलम और चिनाब के बीच में रीजन पड़ता था। अब थोड़ा सा ये समझ लीजिएगा कि सिकंदर के आने से पहले ये ईरानी एम्पायर का पार्ट था। जब इसने ईरानियों को पराजित किया, सबसे पहले एशिया माइनर वाला रीजन, फिर इराक हो गया, फिर ईरान हो गया, इसको जीता, तो भारत के कुछ क्षेत्र जो है वो इंडिपेंडेंट हो गए। और भारत का यहाँ पर हमें कुछ क्षेत्र दिखाई देता है, ये वाला रीजन या फिर ये वाला रीजन, तो यहाँ पर हमें दिखाई देता है। और यहाँ पर हमें क्या दिखाई देता है, कौन, आम्भी और पोरस। तो बोल रहा है कि जो तक्षशिला वाला क्षेत्र था ना, ये वाला, यहाँ पर कौन रूल कर रहा था, आम्भी रूल कर रहा था। और ये हमें दिखाई देता है किस किस रिवर के बीच की बात कर रहा है, दो नदी, कौन सी नदी, झेलम और चिनाब, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। तो झेलम और चिनाब के बीच हमें रीजन दिखाई देता है किसका, पोरस का दिखाई देता है। तो जब सिकंदर भारत में अटैक करने की कोशिश करता है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, हमें ये दो छोटे राजा दिखाई देते जो सुविख्यात थे, ये फेमस थे सबसे। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे थे जिनका कोई वजूद ही नहीं था, मतलब ना बराबर था, सिकंदर उनसे लड़ता नहीं, वो ऐसे गायब हो जाते। ठीक है, लेकिन ये दो थे जिनसे सिकंदर को वॉर करना था। ओके, लेकिन वॉर एक से ही होता है, क्यों, चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं क्या बोलता है राइटर। तो ईरान विजय पा लेने के बाद सिकंदर खैबर दर्रा पार करते हुए 326 बीसी में भारत आया। अब खैबर पास कहां पर है, प्रीवियस लेक्चर अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो मैंने खैबर पास, खैबर, बोलन, गोमल, इन सारे पासेस को मैप में अच्छे से दिखाया था। तो आपका होमवर्क है, वापस से जाइए उस प्रीवियस वीडियो को देखिए और उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर लीजिए, पासेस पता रहेगा तो ज्यादा अच्छे से चीजें दिखेंगी। ठीक है, तो हमें पता लगता है कि जो खैबर पास होता है ना, इससे होते हुए सिकंदर एंट्री कर जाता है कहां पर, भारत में। और कब एंट्री करता है, 326 बीसी में। तो 516 के आसपास ईरानियों ने अटैक किया, 200 साल तक उनका प्रभाव दिखाई दिया। अब कौन अटैक करेगा, सिकंदर, यानी यूनानियों ने अटैक कर दिया। आम्भी ने आक्रमणकारी के सामने तुरंत घुटने टेक दिए। तो आम्भी ना थोड़ा सा चतुर चालाक टाइप का आदमी था। आम्भी पोरस के खिलाफ ही था और आम्भी ने सिकंदर के बारे में बहुत सुना था। ठीक है, उसको पता था कि सिकंदर काफी पावरफुल है, काफी युद्ध की उसके अंदर एक अलग ही टेक्निक है। ठीक है, तो आम्भी जो था वो क्या सोच रहा था कि यार क्यों ना मैं सिकंदर से मिल जाऊं, इससे लड़ूंगा और मैं हार गया तो पोरस के तो मजे आ जाएंगे, तो क्यों ना मैं इससे मिल जाऊं और इवन इसको मैं सपोर्ट करूं। कैसे सपोर्ट करूं, सॉरी, इवन मैं इसको सपोर्ट करूं, कैसे, फाइनेंशियली सपोर्ट कर दूं। तो अपने ही राज्य का जो धन संसाधन है वो इसको दूं, सिकंदर को अपनी सेना की सहायता दूं और मैं इसको बोल दूं कि लो जी, मैंने आपके आगे सरेंडर कर दिया है और अब मैं आपको हर तरीके से मदद भी करूंगा। और आपका मदद करूंगा मैं किसके लिए, कि आप जो है पोरस का जो रीजन है उस पर अटैक करिए और इसको हरा दीजिए। ओके, अब ये तो कायरों की निशानी होती है। सिकंदर को यही ऑफर मिला सामने से, तो आम्भी ने बिना लड़े पहले ही क्या कर दिया, सामने घुटने टेक दिया। देखो, दो चीज होती है, ये अपने लाइफ में हमेशा याद रखना है, हारना जीतना ये दो चीज होती है। इसको साइड करना है सबसे पहले अपनी लाइफ में कि हम हारेंगे या जीतेंगे, सब कुछ ये सेकेंडरी है, कोई डिसाइड नहीं करेगा। कई बार हमें लगता है कि हम जीत गए लेकिन एक्चुअली आप हार चुके हो, और कई बार लगता है हम हार गए लेकिन एक्चुअली हम जीत गए। कैसे, तो जब आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक वॉर की बात करूं, दो लोगों के बीच में युद्ध होना है। अब एक आदमी जो पहले ही डर के भाग जाए कि अरे यार मैं हार जाऊंगा, इतने लोगों के आगे मैं नहीं जीत सकता, मैं वॉर नहीं लड़ सकता, तो ये एक्चुअली हार गया, ये वो वॉर नहीं हारा, ये अपनी लाइफ हार गया। ओके, और
एक वो व्यक्ति है जो अकेला है लेकिन फाइट कर रहा है, वॉर में लड़ रहा है, और फिर ये हारा नहीं है, मर गया, लेकिन एक्चुअली ये जीत चुका है। क्यों? क्योंकि इसने लड़ाई लड़ी है, ये ऐसे जीता है। तो इसी तरह जब आप भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ ऐसे स्टूडेंट हो गए, अरे यार यूपीएससी नहीं हो पाएगा, तो आप पहले ही हार गए। हार गए मतलब खत्म काम वहीं पर आपका। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि फाइट करते हैं, फाइट मतलब वो प्रिपरेशन करते हैं, अच्छी सी तैयारी करते हैं, फिर भी ऐसा हो सकता है कि 3 साल बाद 4 साल बाद उनका सिलेक्शन ना हो, आगे अटेम्प्ट्स भी खत्म हो जाए, लेकिन वो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होंगे, किसी ना किसी जगह वो सेटल भी होते हुए दिखाई देगा और बहुत सक्सेसफुल होंगे एज अ इंडिविजुअल पर्सन। ओके, तो यहाँ पर बस यही याद रखना है कि आम्भी जो था ना, इसने तुरंत के तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया, ये हार गया। ओके, वही सिकंदर का पहला और सबसे शक्तिशाली प्रतिरोध किसने किया? पोरस ने किया। पोरस ने भी सुना था सिकंदर के बारे में, बहुत कुछ सुना था। पोरस को पता था कि भाई सिकंदर काफी पावरफुल है, और पोरस को ये भी पता था कि आम्भी उसको सपोर्ट दे रहा है, आर्थिक भी और सैन्य सपोर्ट भी दे रहा है। लेकिन पोरस हारा नहीं। पोरस ने बोला कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा, मैं हार जाऊं भले, लेकिन मैं अंतिम सांस तक लड़ूंगा। और यही पोरस का एक बहुत तगड़ा प्रतिरोध, मतलब एक मनोबल होता है कि आप मानसिक रूप से कितने मजबूत हो। मानसिक रूप से मजबूत हो तो आप अकेले भी सबसे लड़ लोगे, हारना जीतना तो बात की बात है, और कमजोर हो तो 100 लोगों के साथ भी आप पहले ही सरेंडर कर दोगे। तो पोरस ने सिकंदर को एक बहुत मजबूत वाला क्या दिया? प्रतिरोध दिया, रेजिस्ट किया। और सिकंदर बिल्कुल शॉक्ड हो गए। सिकंदर को लगा अरे कितनी मनोबल स्थिति इनकी मजबूत है कि ये जान रहे हैं हम मजबूत है, हमारे पास सेना ज्यादा है, फिर भी ये उतनी मजबूती से लड़े, इतनी मजबूती से कि हमें इनसे लड़ने में एफर्ट लगाना पड़ा। एक होता है एफर्टलेस वॉर हो गया कि तुरंत मारपीट की नहीं, इनकी इतना मनोबल ज्यादा है कि हमें जोर लगाना पड़ा इनको हराने के लिए। जहां सिकंदर ने पोरस को हरा तो दिया, ये डिसाइडेड था कि हारे जाएगा, लेकिन सिकंदर इस भारतीय राजा की बहादुरी और साहस से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ और उसका राज्य वापस लौटा दिया। मतलब इस पर इतना इम्पैक्ट पड़ा कि ना केवल इसने इसका राज्य लौटाया, बल्कि इसने पोरस का दवा भी कराया। पोरस बहुत बुरी तरह घायल हो गया था, और उसके बाद से इसने पोरस को उसका राज्य लौटा दिया, उसकी शूरवीरता से खुश होकर, ठीक है, कि नहीं आप ही इसके हकदार हो, और उसके अलावा भी उसको कुछ क्षेत्र दिए। ठीक है, अब ये देखो, ये नकारा इस टाइप के लोग कि सोचेंगे अरे यार मेरे को भी ऐसा करना चाहिए था, मिल जाता, लेकिन नहीं, ये ऐसा जरूरी नहीं था पोरस को क्षेत्र मिलता है। क्या पता सिकंदर मारपीट के चला जाता और वो क्षेत्र भी कब्जा लेता, लेकिन ये है कि एक्चुअल में इसकी एक क्वालिटी थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। सिकंदर ने पूरब की तरफ और भी बढ़ना चाहा, मगर उसकी फौज ने उसका साथ देने से मना कर दिया। तो आम्भी ने पहले ही सरेंडर कर दिया था, यानी कि उसकी अधीनता स्वीकार कर ली कि ये जो क्षेत्र है हम आपके अधीन कर देंगे। पोरस जो है उसने फाइट किया, इसने उसको हराया, लेकिन बाद में उसको उसका क्षेत्र जीत दे दिया। और बाकी जो यहाँ के छोटे मोटे क्षेत्र थे वो सिकंदर फटाफट जीत चुका, उसमें कोई डर ही नहीं था। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट थे। अब पूरब की तरफ बढ़ना था, आगे बढ़ना था। अब बताइए इस समय के आसपास जब ये है तो भारत में कौन सी डायनेस्टी थी? नंद डायनेस्टी। और नंद डायनेस्टी कौन सा रूलर रूल कर रहा था यहाँ पर? धनानंद रूल कर रहा था। धनानंद ने कभी भी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में अपना प्रभाव न जमाने का सोचा, ना वॉर लड़ने का सोचा, ना उसको मिलाने का सोचा। तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा था सिकंदर उधर आया क्या कर रहा है क्या नहीं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन सिकंदर आगे बढ़ना चाहता था, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से अंदर की ओर जाना चाह रहा था, और जब वो पूरब की तरफ बढ़ने का इच्छुक था उसी समय उसकी जो फौज थी उसने उसका साथ देने से मना कर दिया। अब देखो कितने भी आप शूरवीर हो, अकेले तो आप पूरी सेना से नहीं लड़ सकते। अब क्या रीजन था कि सिकंदर की फौज जो है, जो अभी तक वॉर लड़ रही थी, जीत रही थी, उसका साथ दे रही थी, अचानक से वो डिनाई कर देगी? क्यों? उसका एक प्रॉपर रीजन था। रीजन क्या था कि सिकंदर काफी लंबा वॉर लड़कर आ रहा था। हमें पता है कि वो यूनानी क्षेत्र से होते हुए इराक जीतता है। पहले एशिया माइनर है, फिर इराक है, फिर ईरान है, भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। तो एक तो इसकी सेना काफी लंबे समय से ऑलरेडी वॉर लड़ रही थी। तो वो लंबे समय से आप वॉर लड़ते हो ना तो क्या होता है, थक जाते हैं। गांधी जी का आपने देखा है फ्रीडम स्ट्रगल में, जब आप देखते हो कि एक के बाद एक मूवमेंट होते हैं, तो गांधी जी की हमेशा ये स्ट्रेटेजी थी कि मूवमेंट चला के कुछ समय खींचो, अपनी पूरी जान से मूवमेंट को चलाओ, प्रतिरोध करो, और उस समय एक टाइम आएगा जब आपका पीक पॉइंट आता है, सैचुरेशन, जब आप धीरे धीरे कमजोर होने लगते हो। तो गांधी जी तुरंत उस समय जो जो बेनिफिट मिलते थे ना ब्रिटिश से, उन्हें अपना लेते थे और अपना के मूवमेंट को खत्म कर देते थे। देखो तुम्हारे कहने पे हमने खत्म किया, हमें ये सारी चीजें चाहिए, मिल गई, शांत हो गए। उस समय कई सारे ऐसे भारतीय लीडर्स थे जो क्वेश्चन मार्क के साथ खड़े होते थे कि आपने मूवमेंट वापस क्यों लिया, आपको तो और अभी मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन गांधी जी जानते थे कि एक व्यक्ति की प्रतिरोध करने की क्षमता होती है, और वो प्रतिरोध करने की क्षमता
खत्म होने के पहले इज्जत से अगर हम पीछे हट जाएं, फिर दोबारा हम और मजबूती से तैयार होकर दोबारा प्रतिरोध के लिए आएंगे। तो यहाँ पर यही था कि सिकंदर की सेना बहुत लंबे समय से वॉर में लड़ रही थी। अब ऑब्वियसली ये काफी वीक हो चुके थे, तो इनको था कि भाई अब हम वॉर नहीं लड़ सकते। दूसरा, क्लाइमेट चेंज, हमें पता लगता है कि इस वाले रीजन का, यूनानी वाला जो क्षेत्र था यूरोप का, वहां पे क्लाइमेट कैसा है, ठंडा। अब इधर आओ भारत वाले इस क्षेत्र में पूरा गर्म इलाका, तो उनके लिए वो क्लाइमेट चेंज भी बर्दाश्त करना बहुत टफ हो रहा था। तीसरा, हमें पता लगता है कि जो महापद्मानंद था ना, उसने अपनी बहुत बड़ी सेना खड़ी करी थी, चाहे पैदल सेना की, घुड़सवारों की, हाथी वाली सेना की, रथ वाले, बहुत बड़ी सेना थी महापद्मानंद की, जो कि हेरिडिटरी से किसके पास गया, धनानंद के पास गया। तो धनानंद बहुत काबिल नहीं था, इवन धनानंद का बिहेवियर बहुत रूड था। ऐसा कहा जाता है कि उसकी जनता उससे खुश नहीं थी। आपने वो स्टोरी भी सुनी होगी, चाणक्य का उसने अपमान किया, तो ऐसा ही नालायक था थोड़ा सा धनानंद, बहुत रूड बिहेवियर था। टैक्स जो है बहुत ही गंदे से, क्रुएलिटी से वसूल करता था, उसकी प्रजा उससे खुश नहीं थी। तो जो धनानंद था उसको सब कुछ पैतृक मिल चुका था, और इतनी बड़ी सेना जो धनानंद को मिली हुई थी, जब सिकंदर की सेना उसकी सेना के बारे में जानती है, तो सिकंदर की सेना बोलती है कि नहीं, इतनी बड़ी सेना से ऐसी स्थिति में फाइट करना अभी हमारे लिए संभव नहीं है। तो ये कुछ ऐसे कारण थे जिसकी वजह से उसकी फौज ने साथ देने से मना कर दिया। अब सिकंदर अकेले क्या करता जाके, नहीं, वो कोई साउथ की मूवी थोड़ी चल रही है कि जाएगा सबको निपटा देगा, नहीं। तो यहाँ पर यही था कि इसके बाद सिकंदर ने भी मन मारा। यूनानी सैनिक जो है वो लड़ते लड़ते थक चुके थे, बीमारियां भी उन्हें कई सारी हो रही थी, और साथ ही सिंधु के किनारे भारतीय शौर्य वो देख रहे थे। इतनी बड़ी नंद डायनेस्टी की सेना है, उसे लड़ना अभी इस सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम यहाँ से क्विट करेंगे, इतने ही रीजन पे अपने इस वॉर वाले एजेंडा को रोकेंगे। मगध पर नंद वंश का शासन था, और उसकी सेना सिकंदर की सेना से बहुत बड़ी थी, इससे उनमें आगे बढ़ने की कोई इच्छा नहीं रह गई। तो ये देखिए, ये वाला जो पूरा का पूरा रीजन था ना, ये था किसका, नंद डायनेस्टी के धनानंद का। और यहाँ पर कौन आ चुका है, यहाँ तक आ चुका था सिकंदर, ठीक है। अब ये इससे आगे नहीं बढ़ेगा, कारण क्या था, उसकी फौज ने डिनाई किया। डिनाई क्यों किया वो भी हमने यहाँ पर जान लिया। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार वह राजा जो अपने शत्रुओं से कभी नहीं हारा था, वन बाय वन उसने अटैक किया, एशिया माइनर, इराक, ईरान, भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, वो अपने ही लोगों से हार मानने को मजबूर हो गया। इसको हार मानना भी नहीं बोलेंगे, सही बोल रही थी उसकी फौज, है ना, वो अपने कैपेबिलिटी देखकर ही आगे बढ़ेगी ना। वह भारत में लगभग 19 महीने रहा, 326 बीसी से 325 बीसी के बीच लगभग 19 महीने उसने यहाँ पर गुजारे। उसने अपने, देखो सिकंदर जब भारत में आता है ना, उसको समय नहीं मिला था जीते हुए क्षेत्र को प्रॉपर मैनेज करने का। तो सिकंदर भारत में आया और अटैक करते रहा, वन बाय वन अटैक करके इन क्षेत्रों को जीत रहा था, ठीक है। और उसके बाद जब इसको जो क्षेत्र, जीते हुए क्षेत्र था ना, उसको ये प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं कर पाया था कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलना है, रेवेन्यू कलेक्शन या कुछ भी ऐसा। बस इसने जाते जाते क्या करा कि जितने भी जीते हुए भाग थे उसको 3 हिस्सों में बांट दिया, 3 उसके हिस्से करे कि ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, इसका मैनेजमेंट होगा। और यहाँ पर 3 यूनानी गवर्नरों को बिठा दिया कि भाई यहाँ पर एक ये व्यक्ति है एज अ गवर्नर, यहाँ पर ये दूसरा, यहाँ पर तीसरा गवर्नर, और आप इस क्षेत्र का क्या करिएगा, मैनेजमेंट करेंगे। क्लियर हो गया, यहां तक पहुंच चुका है सिकंदर। अब देखो कितना बड़ा एम्पायर, विश्व विजेता। अभी उस समय के लिए तो विश्व यही है ना, है ना। अभी उस समय ये एंशिएंट टाइम पीरियड की बात है, तभी तो पता नहीं था ना किसकी, अमेरिका के बारे में नहीं पता है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो उस समय के लिए विश्व यही वाला था जिसका जितना समझ आ रहा था, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। सिकंदर के आक्रमण के परिणाम, जैसे ईरानियों के अटैक के कुछ इंपैक्ट दिखाई दिए, वैसे ही सिकंदर ने जो अटैक किया इसका हमें क्या रिजल्ट दिखाई देता है। तो राइटर यहाँ पर बोलता है, सिकंदर के आक्रमण ने प्राचीन यूरोप को प्राचीन भारत के निकट संपर्क में लाने का काम किया। जब ईरानियों ने अटैक करके इस क्षेत्र को जीता था, तो हमें पता लगता है ये ईरानी क्षेत्र भारत के संपर्क में आया, और जब सिकंदर ने अटैक किया तो यूरोप और ये, इन दोनों के बीच में लिंक बन गया ना, और इस लिंक से क्या हो गया कि यूरोपियन और भारतीय एक दूसरे के अब संपर्क में आने लग जाएंगे, ठीक है। क्यों, यूनानी लोग भारत के इस क्षेत्र में शासन कर रहे हैं, भारत के यहाँ के लोग जो इसके क्षेत्र में है, वो आपस में एक दूसरे से, यूनानियों से सांस्कृतिक आदान प्रदान, आर्थिक आदान प्रदान, ये सारी चीजें जो है वो चलने लग जाएंगे। उसने अपने साम्राज्य में एक नया भारतीय प्रांत जोड़ा जो ईरान द्वारा जीते गए भूभाग से काफी बड़ा था। बोल रहे कि जो ईरानियों ने जोड़ा था ना 20वां प्रांत या 20वां क्षत्रपी, उससे भी ज्यादा बड़ा प्रांत, भारत का और बड़ा हिस्सा जीत लिया था किसने,
सिकंदर ने, और उसको एज अ अपना एक नया प्रोविंस या प्रांत के रूप में जोड़ा। हालांकि जल्दी यह क्षेत्र मौर्यों के पास चला जाता है। देखो क्या होता है ना कि ये सिकंदर यहाँ से जाता है, हालांकि उसकी डेथ हो जाती है फिर, और उसके कुछ ही समय बाद हमें पता लगता है कि मौर्यंस रूल करना चालू करते हैं। 323 बीसी में धनानंद को हरा देगा चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य हराने के बाद पहली बार उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा, और 305 में चंद्रगुप्त मौर्य इस क्षेत्र पे अटैक करता है सेल्यूकस निकेटर, जहां पर एज अ गवर्नर रूल कर रहा था, और उसे पराजित करके उसके क्षेत्रों को अपने में मिला लेता है। ठीक है, तो हालांकि ये जो क्षेत्र था ना जीता हुआ, काफी कम समय तक इनके कंट्रोल में रहता है। पूरी तरह से तो नहीं बोलेंगे कि सारा ही क्षेत्र निकल गया, लेकिन काफी बड़ा हिस्सा इसका मौर्यंस के पास में आ जाएगा। तो ये यही बोल रहा है कि जो नया प्रांत बनाया जोड़ा, ये कुछ ही समय तक सिकंदर वाले हिस्से में था, बाद में फिर इस पे मौर्यंस कंट्रोल कर लेंगे। हालांकि जल्द ही यह तत्कालीन मौर्य शासकों के पास में चला जाएगा। ठीक है, आगे बोल रहा है इस आक्रमण से भारत और यूनान के बीच में, यूनान मतलब यूरोप वाला वो जो क्षेत्र है, उसके बीच में विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष संपर्क की स्थापना हुई, और इससे 4 भिन्न भिन्न स्थल मार्गों और जल मार्गों के द्वार खुले। अब देखो ये वाला जो रीजन था ना, अब इनके बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है, और हमें पता लगता है कि यहाँ से अलग अलग रूट भारत जाने के लिए बने स्थल मार्ग और जल मार्ग के द्वारा। बोल रहा है कि 4 नए रास्ते मिले। अब सोचो कि जाने के लिए 4 नए रास्ते मिल रहे, इस वाले से जा रहे, इधर से जा रहे, इधर से इधर से, तो कितना ज्यादा आपस में क्या होगा, इंटरेक्शन बढ़ जाएगा, कितना ज्यादा ट्रेड बढ़ जाएगा, ये सारी चीजें हमें पता लगती है। ठीक है, इससे यूनानी व्यापारियों और शिल्पियों के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ, और व्यापार की तात्कालिक सुविधाएं बढ़ी। बहुत तेजी से इंडिया और यूरोप के बीच में इन वाले रूट से ट्रेड होगा। तो आज जो हम नए रूट्स की बात कर रहे हैं, G20 समिट में जो इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की गई, वो आज बनाया जा रहा है। एक्चुअली एंशिएंट टाइम पीरियड में ये सब हो चुका है। ठीक है, आगे बोल रहा है कुछ यूनानी सिकंदर के आक्रमण से पहले भी पश्चिमोत्तर भारत में रहते थे, क्योंकि देखो बोल रहा है कि वैसे पश्चिमोत्तर भारत जो था, यहाँ पर ईरानियों का ही कंट्रोल था, लेकिन क्योंकि ईरानी यूनानी आपस में अटैक कर रहे थे, लड़ रहे थे, बहुत सारे यूनानी इस क्षेत्र में थे, ईरानी वाले क्षेत्र में, तो वो भारत के इस क्षेत्र में भी इस्टेब्लिश हो पाए। तो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं कि सिकंदर के साथ ही यूनानी भारत में आ रहे हैं, सिकंदर के पहले भी कुछ ऐसे यूनानी थे जो भारत के उस उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में रह रहे थे। तथापि आक्रमण के फलस्वरूप इस इलाके में और यूनानी उपनिवेश स्थापित हुए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण काबुल क्षेत्र में सिकंदरिया शहर, झेलम के तट पर बुकेफाल, और सिंध में हमें सिकंदरिया दिखाई देता है। तो बोल रहा है कि पहले भी यूनानी कुछ थे, लेकिन जब सिकंदर ने अटैक किया उसके बाद से हमें कुछ बहुत ही ऐसी सिटीज मिलती है जिसमें प्रॉपर यूनानियों का एक प्रभुत्व हमें दिखाई देता है। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि उसने अपने नए बेड़े को अपने मित्र निर्याकस के नेतृत्व में सिंधु नदी के मुहाने से फरात नदी के मुहाने तक समुद्र तट का पता लगाने और बंदरगाहों को ढूंढने के लिए भेज दिया। हमें पता लगता है कि वो एक पूरा जहाजी भेड़ा भेजता है सिकंदर, कहां से कहां तक, तो वो जानना चाहता था कि भाई जो फरात नदी हमें दिखाई देती है वहां से लेकर जो सिंधु नदी है, इसके बीच में कितने ऐसी जगह है जहां पर हम पोर्ट बना सकते हैं, बंदरगाह बना सकते हैं। बंदरगाह बनाना मतलब ट्रेड जो है वो सी के रास्ते, ओशन के रास्ते और ज्यादा फ्लोरिस्ड होगा। ठीक है, तो फरात से लेकर सिंधु नदी के बीच में कितने बंदरगाह ढूंढे जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, इसके लिए उसने निर्याकस को बाकायदा भेजा था। ओके, सिकंदर के इतिहासकार ने सिकंदर के अभियान का, अब देखो एक और इंपैक्ट हमें दिखाई दिया, प्लस पॉइंट क्या, कि सिकंदर ने जब अटैक किया तो ये जो यूनानी हिस्टोरियंस थे ना, इन्होंने सारी इंफॉर्मेशन जो लिखी है डेट्स के साथ में लिखी है, और इनको डेट्स की बहुत ज्यादा क्लैरिटी थी। तो यहां से इंडियन हिस्टोरियंस के लिए प्लस पॉइंट हो गया कि अब तक जो हमारे पास डेट्स थी जिसके लिए हमें कंपैरिजन का कुछ नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि यूनानियों को अच्छा डेट्स का नॉलेज था, तो अब हम इंडियन डेट्स को इसके बाद से इजीली कंपेयर कर पाएंगे, और अब हमें एग्जैक्ट डेट्स मिलने लग जाती हैं। ठीक है, तो यही बोल रहे हैं कि सिकंदर के इतिहासकार ने सिकंदर के अभियान का तिथि सहित इतिहास लिखा था। जो यूनानी हिस्टोरियंस थे उन्होंने पूरा अलेक्जेंडर के इन्वेजन के बारे में लिखा, वो भी डेट्स के साथ में, जिससे हमें भारत में हुई घटनाओं का तिथिक्रम निश्चित आधार पर तैयार करने में बहुत सहायता मिली। यानी अब हम पैरेलली कंपेयर कर सकते थे कि भाई कौन कब क्या हो रहा है, कब अटैक हुआ, भारत में कुछ लिखा है, हमने इसको यूनानी हिस्टोरियंस के जो
लिटरेचर थे उनसे पैरेलली कंपेयर करा और हमें पता लग पाया कि अच्छा ये डेट है, ये भी ये डेट है, यानी ये क्लियर है। ओके, आगे बोल रहे हैं सिकंदर के इतिहासकार हमें सामाजिक और आर्थिक हालत के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं, क्योंकि वो उस क्षेत्र में रहे, उनको पता था कि भारत की उस समय क्या, तो इंडिया की सोसाइटी, इंडिया की इकोनॉमी के बारे में भी पैरेलल कंपैरिजन के लिए, ऐसा नहीं था कि भारत में लोग नहीं लिख रहे थे, उस समय बहुत सारे लिटरेचर हमें इंडिया में दिखाई देते हैं, लेकिन उसका पैरेलल कंपैरिजन के लिए हमें एक और बुक मिल जा रही है, किसकी, यूनानी हिस्टोरियंस की, तो और ज्यादा क्लैरिटी के साथ हमारे सामने हिस्ट्री आ पा रही है। वे बताते हैं, कौन, यूनानी हिस्टोरियंस बोलते हैं सती प्रथा, गरीब माँ बाप द्वारा लड़कियों को बेचने की प्रथा और पश्चिमोत्तर भारत में उत्तम नस्ल वाले बैल के बारे में बताते हैं। मतलब उनसे हमें पता लगता है कि ये चीजें हमें इंडियन सोसाइटी में दिखाई देती है, ठीक है। और ये भी बताते हैं कि उस समय भारत में मॉडर्न्स के टाइम पीरियड में जो एक बहुत ही उत्तम शिल्प कला थी, वो क्या था, बढ़ईगिरी था। आगे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त ने सिकंदर सैन्य तंत्र की कार्य प्रणाली को थोड़ा बहुत देखा। अब देखो होता क्या है कि जब सिकंदर का ये वाला जो क्षेत्र जहां पर इसने कॉन्कर किया था, जब यहां पर ये आता है तो अपनी कहीं ना कहीं सैन्य प्रणाली लेकर आता है। किस तरीके से सिकंदर की सेना ने अटैक किया, क्या उसकी स्किल थी, उन सबको मौर्यंस ने ऑब्जर्व किया। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को पराजित करने के लिए अटैक करता है तो बोला जाता है कि उसने सिकंदर वाले स्किल का इस्तेमाल भी किया था। तो यहां पर यही बोल रहा है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, उसने सिकंदर सैन्य तंत्र की कार्य प्रणाली को काफी कुछ देखा, ऑब्जर्व किया और उसने प्राप्त किया और उसे नंद वंश को उखाड़ने में मदद भी मिली। मतलब जो अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया, इसका क्या क्या हमें इम्पैक्ट दिखाई देता है इंडियन सोसाइटी पे, इंडियन आर्किटेक्चर पे या अन्य चीजों पे। तो बोल रहा है कि सिकंदर ने जो अटैक किया इस क्षेत्र में रहा, उसकी सेना जो थी उससे काफी कुछ स्किल सीखते हैं। मॉरियंस जो अभी आए भी नहीं है, ठीक है, ये सब हमें यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। और बोल रहे हैं सिकंदर के इतिहासकार ने सिकंदर के अभियान का तिथि सहित, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये ओके ये हो चुका ऑलरेडी। तो ये हुआ यहाँ पे हमारा स्लाइड कंप्लीट। तो काफी कुछ हमें पता लगता है कि सिकंदर के इन्वेजन से इंडियन सोसाइटी, इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो बेसिकली एक छोटा सा चैप्टर था और ये हमारे लिए पढ़ना बहुत जरूरी था पैरेलली। इधर जब नंद है, ओके, मगध के हर्यंक से नंद तक पहुंचने पे हमें दो बार फॉरेन इन्वेडर्स दिखाई देते। पहले पास वाले हकमनी वाले, जिसको आप बोल रहे हैं ईरानी इन्वेजन, ओके, फिर दूर वाले यूनानी, वो हमें दिखाई देता है नंदों के टाइम पीरियड में, ठीक है। और वो भारत के उत्तर पश्चिम वाले रीजन पे कैसे रूल करते, ईरानियों ने क्या इम्पैक्ट डाला इंडियन सोसाइटी, आर्ट एंड कल्चर, इन सारी चीजों पे यूनानियों ने क्या इम्पैक्ट डाला, ये हमने यहाँ पर पढ़ लिया। और ये देखो मेंस में ना इस तरीके के जब क्वेश्चन पूछता है ना, स्पेशली जब मेंस की हम बात करते हैं तो एंशिएंट या मिडिवल हिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछता है वो डायरेक्ट नहीं आता, वो पूछा जाता है आर्ट से, आर्किटेक्चर से रिलेटेड, सोसाइटी से, इस तरह के। और वहां पर ये जो इम्पैक्ट पड़ता है ना, ये तभी आप बता पाओगे जब आप लिंक कर पाएंगे चीजों को कि अच्छा इस वजह से ये इम्पैक्ट दिखाई दिया इंडियन सोसाइटी पे, इन आदान प्रदान हुआ इनके कल्चर का या अन्य चीजों का। ओके, आई होप आप ये सब चीजें लिंक कर पा रहे होंगे। तो वन बाय वन इन्हें पढ़िए और देखिए किस तरह से आपको समझ पाएगा, समझ में आता जाएगा धीरे धीरे, और रिवीजन करते रहिए। और एक बच्चे का मैंने मैसेज देखा था, बच्चे थे या प्रोफेसर थे जो भी थे, उन्होंने बोला कि मैम आप बताती नहीं है कि क्यों नहीं है आपकी क्लास में, है ना। तो देखिए क्यों, मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ, फिर भी आपको लग रहा है कि कोई क्यों मिस है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करिए कि ये इसका रीजन क्या था या इसका रीजन क्यों था। क्योंकि हमें एक क्लास में एक चैप्टर कंप्लीट करना होता है और मैं बेस्ट वे में कोशिश करती हूँ कि आपको डिलीवर करूँ ताकि एक पूरा समरी आ जाए। क्यों हम वहीं तक लेकर जाते हैं जितना हमारा एग्जाम डिमांड कर रहा है, ठीक है। क्योंकि हमें किसी भी सब्जेक्ट पर पीएचडी नहीं करना है, हमें सिर्फ उतना पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। हमें सारे सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ना है, सबका रिवीजन करना है, सबकी बुक्स को कवर करना है, टेस्ट सीरीज लगाना है, आंसर राइटिंग करना है, सब कुछ करना है और समय है बहुत ही लिमिटेड, ठीक है। तो हमें अपने आप को ज्यादा पढ़ने से भी रोकना है, उतना ही क्यों क्या करना है जितना हमारे लिए सफिशिएंट है, ठीक है। फिर भी आपको लगता है कि कुछ ऐसा है जो छूट जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दिया करिए, उसे नेक्स्ट सेशन में हम डेफिनेटली ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और अगर वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दिया करिए, मैं एक एक कमेंट्स आपके पढ़ती हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नए सेशन में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।